नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल खबर 24 न्यूज के इस स्वतंत्रता दिवस स्पेशल प्रोग्राम में, जिसका नाम है संविधान निर्माण एक नए युग की शुरुआत में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हमारा तीसरा एपिसोड है। इसके पहले एपिसोड में हमने बात की कि आखिर संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान के सदस्य कितने रहे, संविधान सभा में कितने सदस्य रहे और संविधान के सदस्यों में महत्वपूर्ण शह सदस्यों ने किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इन बहसों में निभाई है। इसके साथ ही हमने जाना कि उद्देश्य प्रस्ताव किस तरीके से नेहरू जी ने सामने रखा और उनके उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने क्या क्या उद्देश्य हमारे संविधान के निर्माण के लिए सामने रखे। आज तीसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आज जो संविधान से हम हमारे अधिकारों की बात करते हैं, अपने अधिकार से अपनी स्वतंत्रताओं को सामने रखते हैं, स्वतंत्रता से जी पा रहे हैं और अपने अधिकारों के साथ हम जी रहे हैं, हमें किसी का भय नहीं है। हम जिन नियमों के अनुसार अपने स्वतंत्रताओं का, अपनी आज़ादी का पालन कर रहे हैं, अधिकारों का पालन कर रहे हैं, आखिर वो अधिकार कैसे बने। आज हम बात करेंगे कि आखिर हमारे संविधान में हम सभी वर्गों के लिए अधिकारों का निर्धारण कैसे हुआ, किस प्रकार से हमारा संविधान लोकतांत्रिक, हमारा देश लोकतांत्रिक बना। आज हम इसी मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाएं? क्या उत्पीड़ित समूहों को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए? अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हो? वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए? जैसे जैसे संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई ऐसा उत्तर मौजूद नहीं है जिस पर पूरी सभा सहमत हो। इन सवालों के जवाब विचारों में टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ों में ही पैदा होने थे। अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है। यह कोई आसान काम नहीं था। जैसे जैसे आजादी की उम्मीद पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे। इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और एक आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था। पहली समस्या थी पृथक निर्वाचिका की समस्या। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। हमें जरूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सके और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो। इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा कोई और रास्ता नहीं हो सकता, ऐसा बहादुर ने कहा। बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की जरूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते, न ही अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। पृथक निर्वाचिका की हिमायत में दिए गए इस बयान से ज्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। इसके बाद जो गर्मा गर्म बहस चली, उसमें इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। ज्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। आरवी धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इस पृथक निर्वाचिका को फौरन छोड़ दो।
सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे। उदाहरण के लिए बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। 1949 तक संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है। इसके बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज मिल सके। दूसरी बहस का मुद्दा था केवल इस प्रस्ताव से काम नहीं चलने वाला। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एनजी रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। रंगा की नजर में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, मगर उन्होंने इसकी सीमाओं को भी चिन्हित किया। उन्होंने कहा कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि अब उनके पास जीने का पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है, या अब वे सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और उनके पास अन्य राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं। यह जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। रंगा ने कहा कि उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए जो कि उन्हें आगे बढ़ा सके। तीसरी सबसे बड़ी समस्या जिस पर बहस हुई वह था संविधान में दमित जातियों के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान अंबेडकर ने दमित जातियों के पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी, जिसका महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया कि ऐसा करने से ये समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे। संविधान सभा इस विवाद को कैसे हल कर सकती थी, दमित जातियों को किस तरह की सुरक्षा दी जा सकती थी, यह भी बड़ा प्रश्न उठ रहा था। दमित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि अस्पृश्यों, अछूतों की समस्या को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता। उनकी अपंगता के पीछे जाति विभाजित समाज के सामाजिक, कानूनी कायदे और नैतिक मूल्य मान्यताओं का हाथ है। समाज में उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया है, परंतु उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से दूर रखा गया है। उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। मद्रास के सदस्य जे नागप्पा ने कहा था, हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। लेकिन आखिर में बंटवारे की हिंसा के बाद अंबेडकर तक ने पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी। संविधान सभा ने अंततः यह सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए और निचली जातियों को विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। बहुत सारे लोगों का मानना था कि इससे भी सारी समस्याएं हल नहीं हो पाएंगी। सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके खत्म नहीं किया जा सकता। समाज की सोच में बदलाव लाना होगा। परंतु जो यह लोकतांत्रिक जनता ने इन प्रावधानों का स्वागत किया और अपनाया और अधिकारों को लेकर के सामने आ रही समस्याओं को इन बहसों के द्वारा हल किया गया और इस प्रकार हमारे अधिकारों का निर्धारण हुआ। लेकिन अब इसकी बात सबसे ज्यादा जरूरी था, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त हो या फिर राज्यों को। राज्य और केंद्र की शक्तियों को किस प्रकार निर्धारित किया गया और किस प्रकार से यह सब हल हो सका, यह हम आपको हमारे स्पेशल प्रोग्राम संविधान निर्माण एक नए युग की शुरुआत की अगली कड़ी में बताएंगे। मैं लेती हूं अभी आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खबर 24 न्यूज के साथ 24 आवर 7 डेज लाइव जुड़े रहिए।